जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश सर आज आप लोगों के बीच हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूं। और हिस्ट्री का भी चूंकि सेगमेंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए हिस्ट्री का भी टॉपिक हम लेकर आए हैं। और जहां से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन सब चीज़ों को अगर हम एक बार पिक्चर में देख लें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और कसम बता रहा हूँ, आपको मज़ा के साथ साथ हर चीज़ अभी के अभी याद हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वह है हमारा हड़प्पा सभ्यता। ऐसे लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब क्यों ऐसा है वो हम सब देखेंगे अभी। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसी का और भी नाम है जो कि अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले जानो कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा या हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो समझना होगा आपको सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता और एक होता है संस्कृति। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सभ्यता एंड संस्कृति। तो आप पाओगे सभ्यता हमेशा दिखाता है किसको, मतलब कोई चीज। ये जैसे एक मार्कर, ये क्या है, एक सभ्यता है, और इस मार्कर से लिखना संस्कृति हो गया। मतलब सभ्यता वो सारे पड़ी हुई चीज है, सबको हम सभ्यता कहेंगे। जैसे अभी भी हमारा एक सभ्यता चल रहा है, जैसे भारतवर्ष की सभ्यता है। अगर सोचो ऐसा हुआ कि अपना ये मान, जैसे अभी बीटा में मैं क्लास ले रहा हूँ, हुआ ऐसा है किसी कारणवश बीटा दब गया। अब जब बीटा दब गया तो क्या होगा, आज से 2-4,000-5,000 साल बाद यहाँ खुदाई कोई करता है तो वापस से निकलेगा ना। जैसे अभी मैं दब गया तो मैं क्या होऊंगा, एक मार्कर हाथ में लिए हुए दब जाऊंगा, है ना। तो अब बाद में निकलेगा हमारा जो कंकाल निकलेगा, उसके साथ ये निकलेगा मार्कर, तो लोग समझेगा कि तो मार्कर मैन थे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग प्रकार के नाम दे दिया जाता है, बस यही है और कुछ है नहीं। उसी प्रकार से हुआ ये कि सिंधु नदी जो बहती है, सिंधु नदी जो आपका अभी भी आप सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हो, उसके आसपास ये जो सिंधु नदी हो गया, इस नदी के आसपास जितनी भी सभ्यताएं थी, ठीक है, जो किसी भी कारण से दब गई हो। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। अगर किसी भी कारण से दब गई हो तो वो क्या, अब बाद में इसका उत्खनन हुआ तो यहाँ से सभ्यता निकला, मूर्ति निकला, मूर्ति अवशेष निकला, कुछ और साक्ष्य मिले, ईंट मिले, कुछ स्नानागार मिला। वे सब चीजें जब मिली तो लोग कहे कि ये तो कोई सभ्यता थी। अब वे सभ्यता क्या थी, तो नाम चूंकि देना था तो लोगों ने उसका नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पहला स्थल खुदाई था इस सभ्यता में, जो सबसे पहला स्थल जो खुदाई हुआ था उसका नाम था हड़प्पा, नाम दिया गया। इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसका और भी नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। वह इसलिए क्योंकि कुछ जो है सिंधु और सरस्वती के बीच की वो बात है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत जगह है जहां ये सभ्यता प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए ये नाम विकसित नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा, कांस्य युगीन सभ्यता। अब ऐसा क्यों, तो सुनो, क्योंकि जब ये सभ्यता खुदाई हो रही थी तो उसमें कांस्य की बहुत सारी मूर्तियां मिला, कांस्य की बहुत सारी मूर्तियां मिला। जैसे कि एक मूर्ति मिला था जिसमें एक नर्तकी डांसर का था, जो डांसर, अच्छा कई बार क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि जो कांस्य की मूर्तियां थी नृत्य करते हुई महिला, अच्छा वो नंगी महिला हुआ करती थी, उसकी तस्वीर थी जिसमें वो अपना एक हाथ इस तरीके से कुल्हे पर रखे हुए और उसकी जो लटाएं थी वो आगे की ओर, ठीक है, वो जो बाल होता है वो आगे की ओर, इस तरीके से वो मूर्तियां मिली। हम तो कपड़ा में हैं, वो बिना कपड़ों की थी, ठीक है। तो वो कांस्य की बनी होती है। अब कांस्य किसका बना होता है, तो ब्रॉन्ज एज है, यह ब्रॉन्ज एज कांस्य से बना होता है। याद रखना, जब हम किसको तांबा को और टीन को मिलाते हैं तो मिलता है हमें कांस्य। तो ये नाम याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता भी किसे कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हड़प्पा को, और सिंधु सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। नगरीय सभ्यता भी कुछ लोग कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं मैं इसका जवाब आगे दूंगा वीडियो में, आप बस देखते जाओ। नगरीय सभ्यता क्या कहते हैं इसको, हम कई बार लोग कहते हैं नगरीय सभ्यता क्योंकि यहाँ नगर थे, नगर बसे हुए। भारत में अगर क्वेश्चन है सबसे पहला नगरीय सभ्यता कौन सी थी भारत की, तो आप आंसर करना हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन में अगर सिंधु सभ्यता तो वही लगा देना, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे,
ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपको कांस्य युगीन से पूछ ले, तो कांस्य युगीन का मतलब कांस्य का युग, लौह युगीन का मतलब लोहे का जहां पर हुआ। कई बार होते पत्थरों के एज, पाषाण काल बोलते हैं उसे हम, ठीक है। तो इस तरीके से यह एज चलता है, एज है। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, तांबा, तीन का जो मिश्रण होता है उसे हम कांस्य कहते हैं, या फिर नगरीय सभ्यता भी इसे हम कहते हैं। ये अलग अलग इसके नाम हुए। अब बारी आती है कि जो ये सभ्यता है वो कैसे काम करती है और कैसे कैसे होती है। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये भारत में कैसे विकसित हुआ, भारत में इसका क्या वजूद है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक भारत का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बस 2 मिनट बना देता हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसको बस ये देखना कि बस एक क्या है आपका डायग्राम मात्र, और कुछ है नहीं, ठीक है। इतना ही का काम है अपने को, इतना ही काम है। आप चाहो तो इधर का ही बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से काम नहीं है, लेकिन ये देखो, ये है एक एरिया जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। यहां से जो जम्मू कश्मीर है, इस सभ्यता की चौहद्दी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर, यहां होगे तो आपका पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। यहां पर है आपका महाराष्ट्र, और ये पाकिस्तान का एक इलाका है जिसका नाम है बलूचिस्तान। क्या नाम है? बलूचिस्तान। जूम करके दिखा दीजिएगा सबको, बलूचिस्तान, ठीक है। अब देखो, बस यही सभ्यता, इसी के आसपास में सारी सभ्यताएं। इसको मैं मिला देता हूं, ठीक है। ये देखो, मैंने मिला दिया, और ये भी मिल गया, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र का यही सभ्यता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो आंसर करिएगा त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार, त्रिभुज आकार में है, त्रिभुजाकार। आप कहोगे सर तो ये तो क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, लेकिन नहीं, आंसर त्रिभुजाकार करना है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम दिखने को मिलता है, ठीक है, चूंकि ये और ऊपर जाता है और ये और इधर आता है, ठीक है। तो वो आपको इस आकृति में त्रिभुज ही दिखेगा, ठीक है, त्रिभुजाकार रखते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर में है, मतलब किलोमीटर स्क्वायर। 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ यह सभ्यता है, तो त्रिभुजाकार है। और इसके अगर क्वेश्चन आए तो ये जो हो गया इस सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग, ठीक है, ये हो गया सबसे पश्चिमी भाग, ठीक है, ये हो गया सबसे उत्तरी भाग, और ये हो गया दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिणी भाग। अगर इसके नाम की चर्चा करें तो नाम भी बता दूं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम तक कितनी है किलोमीटर पूछता है कई बार। तो याद रखना, पूर्व से पश्चिम पूछे तो आंसर करिएगा 1600 किलोमीटर, ठीक है। जैसे भारत की चौहद्दी आते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण, जरूर कमेंट में लिख के बताइए कितना कितना है, ठीक है। किसी दिन भारत के नक्शा पे हम लोग आएंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल ये हड़प्पा चल रहा है आपका, और ये जो उत्तर से दक्षिण है ये है 1400 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। अब आती है बात कि ये जो आपका एरिया है ये कौन कौन इलाका लेकर रखा है अपने आप में, ठीक है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, ये जो इलाका है, ये जो सभ्यता जो जहां सबसे उत्तरी है उसका नाम है मांडा, ठीक है। तो मांडा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है, उत्तरी भाग सबसे होगा हड़प्पा सभ्यता का। तो क्वेश्चन कई बार आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग क्या है, तो आंसर करेगा मांडा। सबसे दक्षिणी पूछेगा, ठीक है, तो 10 से दक्षिणी, 10 से दैमाबाद, ठीक है, 10 से दक्षिणी, 10 से दैमाबाद, याद रखिएगा। पूर्व में तो आलमगीरपुरा, ठीक है, ये सबसे पूर्वी भाग हो गया। और सबसे पश्चिमी जो बलूचिस्तान का है उसको हम सब देखेंगे। अब देखिए जरा सा, पहले मैं यहां पर नोट करके लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पॉज करो। हाँ जी, तो देखते हैं यहां पर आपका वो डायग्राम फिर से मैं तैयार कर दिया हूं। अब देखो, ये जो हड़प्पा सभ्यता है जो कि लगभग 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर में आज फैला हुआ है, तो ये एक्चुअली में जब इसके स्टार्टिंग हुआ था वो कहां से हुआ था, जरा हिस्ट्री को समझो। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको जाना है 1826 में,
जब अपना देश क्या था, गुलाम था, 1857 की क्रांति नहीं लड़ी गई थी, तब की बात है। चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था जो कि घूमने गया पाकिस्तानी वाले क्षेत्र में, मतलब बलूचिस्तान की तरफ घूमने आया, तो उसको ऐसा मतलब वो फील किया कि यहाँ कोई ना कोई एक अलग सी सभ्यता बसी हुई है, इस इलाका में कोई एक सभ्यता रही थी, उसने बस फील किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हड़प्पा के बारे में उसने अपनी पत्रिका में भी लिख दिया था कि वहां कोई सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो संकेत दिए थे उन्होंने दिया था चार्ल्स मैसन ने। आफ्टर डेट क्या हुआ कि जब अपना देश गुलाम था उस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का गठन हो गया था सन 1921 में। भारतीय क्या है, पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, जिसके तत्कालीन समय में जन्मदाता, अगर बोले कि इसके जन्मदाता ऐसा सोच किसने लाया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लाया था। जबकि किसके समय में यह स्थापना हुआ था पुरातत्व विभाग का, तो 1921 में थे लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन के समय में यह चीज आ गया था। और 1921 में इस पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के जो महानिर्देशक थे, चेयरपर्सन थे, वह थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल साहब ने सबसे पहले क्या किया कि भारत के दो लोग, एक थे राय बहादुर दयाराम साहनी जी जो कि पुरातात्विक स्पेशलिस्ट थे, और दूसरा राखलजात बनर्जी जी ने, जिनको इन दोनों ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, अलग अलग सभ्यताओं की खोज करके दिखाया, जिसमें से 1921 और 1922 इंपॉर्टेंट है। 21 में हड़प्पा का और 22 में मोहनजोदाड़ो, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले यहां आइए, तो ये जो इस हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं, इसकी चौहद्दी अगर कोई पूछे तो बोलिएगा, पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में आइएगा तो आपको सुतकांग गिडोर, ठीक है, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद, ये इसकी चौहद्दी हो गई। पूरा एरिया कितना हो गया, तो 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आकार से हो गए त्रिभुजाकार, ठीक है। पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण बोले तो यह है आपका 1400 किलोमीटर में फैला हुआ। अब देखो, समझो इसको। सबसे पहले मांडा, तो आप देखना, अब मैंने आपको एक नदी वाला पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था ये जो जम्मू कश्मीर है, यहां से एक नदी गुजरती है। एक्चुअली ये यहां पर मानसरोवर झील हो गया, ठीक है, यहां से मैंने बताया सिंधु नदी निकलती है और यहां जाती है। यहां जम्मू कश्मीर में यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चिनाव नदी। आपने पढ़ा होगा, एक चिनाव नदी निकलती है, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था आपको। ये चिनाव नदी जो आपको दिख रहा है, इसके बाएं तरफ में है मांडा, ठीक है। चिनाव, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाव, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं। इसके ऊपर जो है 6, इस पर मैंने सिंधु सभ्यता पे पढ़ाया था कि सिंधु जल समझौता क्या हुआ था, ये भी बताया था पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो है मांडा, ठीक है, तो मांडा का क्वेश्चन आएगा कि मांडा जो सभ्यता है, हड़प्पा कालीन मांडा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आंसर करिएगा चिनाव नदी। किस जिले में है, तो अखनूर जिले में। कौन सा, जम्मू कश्मीर का एक जिला है अखनूर जिला, सन 1982 में, ठीक है। ये बात कब की है, 1921, ये बात है मतलब 60 साल लगभग, ठीक है। 1982 में जगपति जोशी जी ने, ठीक है, और इनके साथ दिया था मधुबाला, उसको भी लिख लीजिए मधुबाला, ठीक है, मधुबाला, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, ये क्या नाम है इसका, मांडा का मतलब उत्खनन किया था और इसके बारे में लोगों को बताया था। इसके बाद 1958 में, हालांकि इससे पहले बलूचिस्तान में हो गया था। यहाँ जो पूर्वी भाग दिख रहा है आलमगीरपुर का, ठीक है, आलमगीरपुर ये एक सभ्यता है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन आएगा आलमगीरपुरा सभ्यता किसमें है, तो इसे देखना, पूरा पूर्व, आलमगीरपुरा पूर्व, तो देखो इसी पता चल जाएगा। आलमगीर मांडा तो ऊपर है मांडा, ठीक है, आलमगीरपुरा तो पूर्व में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अंतिम छोर है हड़प्पा सभ्यता का। कौन सी नदी, तो हिंडन नदी। आगे मैं पढ़ाऊंगा हिंडन नदी की विशेषताओं भी। मेरठ जिला में, किस जिला में, मेरठ। 1857 की क्रांति भी कहां से हुआ था, मेरठ से, याद रखिएगा, ठीक है, मेरठ। ये देखिए 1957 की बात है। यज्ञदत्त शर्मा, ये भारतीय सेवा समिति जो है उसी के तुरंत ये उत्खनन हुआ था और वहीं से ये क्या हुए थे, आलमगीरपुरा को निकाला गया था, ठीक है। दक्षिणी भाग, द से दक्षिण, द से दैमाबाद, द से दक्षिण, द से दैमाबाद महाराष्ट्र में। सबसे अंतिम निचला जो है द से दक्षिण, द से दैमाबाद महाराष्ट्र में। अहमदनगर बड़ी फेमस जगह वहां का। गोदावरी नदी, अच्छा गोदावरी नदी की सहायक नदी की ये तट पर है, मतलब वहीं पर ऐसे गोदावरी नदी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ का एक फेमस, अच्छा ये देखो आलमगीरपुरा में क्या मिला था, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है। जब इसकी खुदाई होती तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिला था वो था जो हम लोग रोटी बेलते हैं ना, तो रोटी के बेलने वाला, ठीक है, जो चौका होता है और टूटा हुआ कटोरी, ये सब चीज मिला था इस आलमगीरपुरा से।
उसी प्रकार से यहाँ पर मानव समाधान मिला था, मतलब मनुष्य को कब्र में दफनाने का, मतलब अस्थि पंजर वगैरह जो है, मनुष्य का हड्डी वगैरह, वो सब चीजें मिला जमीन के अंदर। इससे पता चला कि लोग यहाँ पर मरने के बाद दफना दिया जाता था। ठीक है, देखो कि कोई जानता उनता नहीं है, बात क्या है, हम लोग अनुमान लगाते हैं बस। इस तरीके से मिला तो ऐसा होगा। कैसे समझो इसे कि मान लो घर शादी ब्याह होता है, तो जब शादी विवाह होता है तो घर में शादी विवाह संपन्न हो गया, तो आफ्टर डेट क्या होता है, किसी का गंजी छूट गया। ठीक है, सब लोग चले गए, केकरो गंजी छूट गया, गंजी अब बड़का एकदम, तो अब ओकरा से अनुमान लगाते हैं कि गंजिया हो ना हो फुफ्फा के होगा, और वो फुफ्फा जो सबसे मोटे ताजे होंगे, है ना, तो अनुमान लगा के फोन करते हैं, अरे महाराज तोर गंजिया छूट गल वही जे, तो हाँ हो छूट गल, वो वाला कहानी। उसी प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ है। मानव समाधान आगे मैं पढ़ाऊंगा, कब्र को कभी उत्तर दक्षिण लेटाया गया, कहीं पूर्वी पश्चिम लेटाया गया, कहीं पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब अलग अलग, कहीं पर शवों के साथ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ये सब क्वेश्चन बड़ी फेमस है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि अभी पहले फैक्चुअल जान लो, बाकी अगला वीडियो में खाली वही सब टेक्निक जो क्वेश्चन में आते हैं वही दिखाऊंगा। सबसे अंतिम भाग जो है बलूचिस्तान का, मतलब ये सबसे पश्चिमी भाग है, पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान। ठीक है, सूदकांगेंडोर, ठीक है, ऐसे इसको पढ़ सकते हैं सूदकांगेंडोर। ठीक है, सूदकांगेंडोर सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग। ठीक है, जो कि दाशक नदी के, ठीक है, कौन सी नदी, तो दाशक नदी के मुहाने पर है। 1927 में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज किया था। ये बातें आप एकदम नोट करके लिख लीजिए। अब क्वेश्चन इतना आएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि ये जो सभ्यता है, ठीक है, कितने देशों में फैला हुआ है, तो आंसर रखिएगा 3 देश में। कितने देश में, 3 देश में, वर्तमान में 3 देश। कौन कौन, तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। टोटल कितने हैं, तो जब आज़ादी नहीं हुआ था स्टार्टिंग में तो 40-50 को सभ्यता मिला था, लेकिन वर्तमान में 1500 स्थल खोजा जा चुका है, लगभग 1500 स्थल खोजा जा चुका है। इस 1500 में इंडिया में अकेले 900 प्लस सभ्यताएं हैं, पाकिस्तान में 500 प्लस सभ्यताएं हैं, ठीक है, और अफगानिस्तान में मात्र 2 सभ्यताएं हैं, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान में मात्र 2 सभ्यताएं हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 3 देशों में वर्तमान में है ये फैला हुआ सभ्यता। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इस सभ्यता में एक बड़ा फेमस था, ठीक है, जिसका नाम था मोहनजोदारो। अच्छा, उससे पहले ये जान लो कि यहाँ के ईंटें कैसे हुआ करता था। सभ्यता मतलब खनाई हुआ तो ईंट निकला, तो ये अभी मैं इसको बिठाता हूं पहले। यहां देखिए, जब सभ्यता हुआ तो सभ्यता में क्या मिला, ईंटें मिला। सबसे पहले ईंट मिला। ये ईंट बड़ा फेमस चीज है, याद रखना, क्योंकि इस ईंट के सहारे बहुत सारे चीज हम आपको बता देंगे। जिसका पैमाना क्या था, तो आप बोलना 4:2:1। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। कई बार क्वेश्चन था ईंट का अनुपात क्या था, तो बोलेगा 4:2:1, एक समान ईंट का। ईंट कितने प्रकार के थे, तो एक कच्चा ईंट था, एक जगह पे पक्का ईंट भी मिला, पक्की ईंट, ठीक है, कहीं कहीं पे ईंट मिला जो एल आकार का था, एल आकार का मिला, ठीक है। तो कच्चे ईंटों का प्रयोग कहाँ करते थे हम, तो कच्चे ईंट का प्रयोग हम करते थे रक्षा द्वार बनाने के लिए, रक्षा द्वार या सड़कें बनाने के लिए हम प्रयोग करते थे कच्चे ईंटों का। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ करते थे, तो भवन बनाने के लिए। देखो ये भवन जो है हड़प्पा सभ्यता में भवन के ऊपर भवन, मतलब 2 मंजिला का अवशेष मिला, 2 मंजिला मकान का। इससे क्या पता चलता है कि उस समय भवन का पूरा यह था, मतलब भवन बना करता था। एल आकार का बनाते थे हम किनारा देने के लिए, किनारा देने के लिए, प्लस में टॉयलेट में लगाया करते थे, मतलब उस समय मल के लिए जो टॉयलेट होता है उसकी भी वहाँ पर विधान था, मतलब वहाँ टॉयलेट वगैरह भी बना हुआ था। तो किनारों में एल, जैसे कि मान लो मकान बना रहे हैं, ये मकान बना, तो ये किनरवा पर कोनवा पर कोची देगा, उस समय का बीम होता था, पिलर होता था, नहीं, यही एल आकार की ईंटों से उसको मतलब एक सुंदर सा आकृति दिखे, इसलिए एल आकार की ईंट है। अब देखो ये भवन से याद रखना। अब ये जो पक्का ईंट था इसका और प्रयोग होता था, जैसे वहां पर मिला था, जैसे मोहनजोदारो, पहले मोहनजोदारो देख लो, ठीक है। अब देखो जैसे मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदारो का मतलब, हर सभ्यता का मतलब अलग अलग है, याद रखना। मोहनजोदारो, इसको मैं यहां लिखता हूं, आप बैठ जाकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं तो कहूंगा लिखते रहना सब चीजों को, ज्यादा इफेक्टिव रहता है उससे, ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये देखिए मोहनजोदारो की बात करें, मोहनजोदारो, एक इस पर एक मूवी बना दिया है। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानो। तो मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला,
टीला उठा हुआ स्थान को टीला कहते हैं। मतलब मृतकों मरने वालों का टीला को बोलते हैं मोहनजोदारो। ठीक है, जहाँ पर लोग का लाश वगैरह जो होता है ना उसको मतलब दफनाया उफनाया गया, जैसे टीला बन गया, उसको मोहनजोदारो कहा गया। इस मोहनजोदारो को खोज किसने किया था? ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या होता है, लाश होता है। मर गया व्यक्ति तो क्या बना? लाश। व्यक्ति मर गया, लाश हो गया। अब हमारी सभ्यता में क्या कहते हैं, जैसे हम एज ए हिंदू, हमारी सभ्यता में क्या होता है कि लाश को ले जाते हैं लोग, ठीक है, और ले जाकर क्या करते हैं, जला देते हैं। श्मशान घाट ले जाते हैं ना, किस लिए? जलाने के लिए। अच्छा, जला दिया लाश को, उसके बाद क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहा लेते हैं, नहाते हैं ना, स्नान करते हैं, स्नान होता है। ये देखो एक परंपरा है हमारा जो है सभ्यता, ये भी सभ्यता ही है वर्तमान समय में। अच्छा मान लो वर्तमान समय में चीजें हुई तो क्या पता चलेगा? तो लाश, तो मृतक, लाश से याद रखना मोहनजोदारो, मृतकों का टीला मोहनजोदारो। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है मृतकों का टीला का मतलब, मोहनजोदारो का मतलब क्या है? तो मृतकों का टीला। तो लाश को कहाँ ले गए? जलाने। तो लाश जब जल जाता है तो क्या बनता है? राख। तो इसका खोजकर्ता कौन था? तो राख से याद रखना राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो राख से याद रखना राखल दास बनर्जी। ठीक है, कब किया था? मैंने पीछे ही बताया 1922 में। कब खोज किया? 1922 में। देखो इधर, तो मोहनजोदारो मृतकों का टीला, लाश। अब देखो तो जला दिए तो बन गया राख, तो खोज करता है राखल दास बनर्जी। इसके बाद कहाँ जाते हैं? स्नान करने। तो स्नान करने जाते हैं तो कहाँ स्नान होगा? तो देखो स्नान से याद रखना बहुत बड़ा स्नानागार मिला था यहाँ, स्नानागार कहाँ मिला था? क्वेश्चन आता है तो आंसर करेगा मोहनजोदारो में। ठीक है, स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदारो। एक बहुत बड़ा हौदा था, इस तरीके से समझ सकते हो। एक स्विमिंग पूल कैसे हमारे यहाँ होता है, उसी तरीके का एक हौदा टाइप था। ठीक है, ये देखो, ये देखो, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या था आप जरा बताना मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या था। कैसे पता चलता है कि ये स्नानागार था? तो देखो इसमें क्या था, सीढ़ी लगा हुआ था इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसमें सीढ़ी लगा हुआ है अंदर जाने, नीचे जाने के लिए। ठीक है, और नीचे में क्या कहा? कुआं है। ठीक है, लोग एक साथ जाकर यहाँ पर छपाक छपाक नहाते। देखो ठीक है, कितना मजा आता होगा ना, सब एक साथ नहा रहा, पूरा लोग, पूरा शहर एक साथ नहा रहा। सबसे मजेदार चीज था, है ना। अभी भी मोदी सरकार को चाहिए कि इसे 10-12 को बना दे एकदम फ्री में। समझ रहे हो बात को? बात तो यही है। तो राखल दास बनर्जी स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदारो में। ऐसे करके आप याद रख पाओगे इसको कि स्नानागार मोहनजोदारो में। ठीक है, अब सुनना, मृतकों का टीला तो मोहनजोदारो। अच्छा, कई बार मूर्तियां मिली यहाँ पर, यहाँ से क्या मिला? मूर्ति मिला रहे। तो मूर्ति कैसा कैसा मिला? तो यहाँ पर सबसे पहले एक मूर्ति मिला था, जो मूर्ति का दाढ़ी तो था। ठीक है, पहले हम दाढ़ी रखते थे, अभी नहीं है। दाढ़ी था वो कंघी से झड़ा हुआ। ठीक है, एकदम कंघी से झड़ा हुआ दाढ़ी था। ठीक है, और उसका जो है आंख हल्का सा बंद था और हल्का सा खुला हुआ। ठीक है, मूछें नहीं थी उसकी, उस मूर्ति में मूछें नहीं थी। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि थोड़ा दिखा दे कैसन होता था। ठीक है, वो एक तरीके से शॉल ओढ़े हुए था, एक कंधा ढका हुआ, एक कंधा ऐसे था। नीचे का जो था कपड़ा वो क्या था? पारदर्शी कपड़ा पहनता था। वो राजा पुरोहित होते थे। ठीक है, वो राजा पुरोहित का वो सब निशानी था, वो राजा पुरोहित माना गया उसको। ठीक है, नृत्य के बारे में बताएं दिए कि कांस्य की मूर्तियां मिली थी, बहुत सारी मूर्तियां मिली जो कि किसकी थी? महिलाओं की थी। इससे कह सकते हैं हम, चूंकि वहां बहुत सारी मूर्तियां मिली महिलाओं की, तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मात्र, ठीक है, मतलब माता को मानने वाली सभ्यता थी, मतलब मातृ प्रधान सभ्यता थी। आज हमारा देश क्या है? तो हमारा देश क्या है? प्रधान देश है। हमारे यहाँ पिता मतलब पुरुष प्रधान देश है। उस समय कैसी सभ्यता थी? वो मातृ प्रधान सभ्यता हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्या मिले? महिलाओं के मूर्तियाँ मिली। ठीक है, महिलाओं का, अभी जैसे मान लो अभी अपने यहाँ फिर से वही दब जाए तो अभी क्या मिलेगा हमारे देश में? तो बहुत सारा मूर्ति मिलेगा फिर से। तो मूर्ति किसका होगा? गांधी जी का, अम्बेडकर जी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का। कितनी महिलाओं का मिलेगा? रानी लक्ष्मीबाई का एक आध गो मिलेगा, है ना। तो बहुत सारी जो मूर्तियां मिलेंगी वो किसकी मिलेगी? पुरुष की। तो इससे पता लगेगा आज से 2-4 हजार साल बाद वाले लोग कि जो भारत था वो क्या था? पिता प्रधान कंट्री था, मतलब पुरुष प्रधान कंट्री था। ठीक है, सभ्यताएं दो प्रकार की हैं,
सबसे पहले जब ये हड़प्पा नहीं था, उसके पहले हम अपनी सभ्यता को मानते थे वैदिक सभ्यता, जो कि वेदों पर आधारित थी। ठीक है, जब से इसकी खोज हो गई तब हमने माना कि नहीं, वैदिक सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता भारत का पहला सभ्यता है। और भी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। ठीक है, और अगली वीडियो में जब मैं आऊंगा तो मैं और इसके हर एक पार्ट को खोल खोल कर दिखाऊंगा। कैसा लगा? अगर यहां तक पूछे तो अच्छा जरूर लगा होगा। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कौन से कंटेंट चाहिए इस बात को भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।